हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल था 15 अगस्त और कल होती है पूरी छुट्टी। मतलब कोई भी आज के दिन न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं कुछ पुराने एडिटोरियल्स जो इम्पोर्टेंट रह गए थे वो डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करूँगा। आज अगर आप देखेंगे, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है नेवर स्टॉप लर्निंग। मतलब लर्निंग, आप जो चीज़ें लर्न करते हैं, जो चीज़ समझते हैं, जो चीज़ आप डे टू डे लाइफ में सीखते हैं, उसे सीखना बंद न करिए। लर्निंग ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई करें वो ही लर्निंग है। लर्निंग हो सकती है डे टू डे एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ में आप फील करते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं और उसको एनालाइज करते हैं लाइफ को, तो वो होती है लर्निंग। लर्निंग आप बिल्कुल ये सोच लीजिए कि आपकी लाइफ में हर सेकंड आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि आप जैसे कल थे वैसे आज नहीं हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं होंगे। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते चले जाते हैं, इम्प्रूव करते चले जाते हैं अपनी अच्छी हैबिट से। तो यही सारी बात बोली गई है, बिकॉज द लाइफ नेवर स्टॉप्स। क्योंकि लाइफ कभी रुकती नहीं है। लाइफ जब रुक जाती है तभी आपकी लर्निंग बंद होती है। तो यही पूरी मोटिवेशनल कोट में आपको समझाया गया है। तो चलता हूँ, दे देता हूँ सबसे पहले आपको आज का कोरोना अपडेट। आप देखेंगे अगर वर्ल्ड के अंदर टोटल, तो इस समय टोटल 2,16,48,443 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 1,43,56,864 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो चुके हैं कोरोना से। और जो वर्ल्ड के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो हैं 7,69,571 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर टॉप की कंट्रीज़ देखेंगे आप, तो टॉप पे यूएसए बना हुआ है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया और पाँचवें पे साउथ अफ्रीका। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि बहुत ही दिन पर दिन एक ख़राब स्थिति में बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब हमारे देश में आप देखेंगे 26 लाख से ज़्यादा टोटल केसेस आ चुके हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 18,70,000 लोग पूरी तरीके रिकवर हो गए हैं और 50,205 लोग इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कोरोना अपडेट। तो ये उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि यूके में कैसे रिसेशन आया हुआ है और इसके क्या कुछ आगे फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा पहले मैं अगर आपको यूके का मैप दिखाऊं, तो ये है दोस्तों यूके। ये पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो एरिया है ये यूके इसे बोलते हैं। ये इसके जो राइट हैंड साइड पे नॉर्थ सी देखने को मिलता है, ये आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है, ये अटलांटिक ओशियन, ये इसे साउथ अटलांटिक, इसे सॉरी इसे ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक है। तो आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये है आयरिश सी। तो ये जो मैप था इसको आप थोड़ा सा, जब भी कोई भी आप कोई भी एडिटोरियल देखें या कोई भी न्यूज़ देखें तो ज़रूर रेफ़र करें अपना जो मैप है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है, जिस्ट मिलता है कि क्या कुछ आप पढ़ रहे हैं। इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है यूके, और ये है अपना प्यारा भारत देश। तो ये था यूके के बारे में। अब देख लेते हैं, एडिटोरियल में बात की गई है जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू में अभी जो डेटा कलेक्ट किया गया है जीडीपी के नंबर्स पे, उसमें बोला गया है कि यूके जो है इसमें जीडीपी लगभग आप देखेंगे लगभग कॉन्ट्रैक्ट कर गई है 20% तक। तो आप सोचिए 20% का जो ड्रॉप देखने को मिला है सेकेंड क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में तो गिरी ही गिरी, सेकेंड क्वार्टर में भी 20% का डिप देखने को मिला 2020 में। ये जो आप देखेंगे ये डीपेस्ट रिसेशन बोला जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड किया गया है मेजर ग्लोबल इकॉनमी में जो अभी तक का। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। पूरे वर्ल्ड की जो इकॉनमी है वो कोलैप्स करती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे रिसेशन के बारे में, तो जो भी कंट्री जिनकी इकॉनमी जो है रिसेशन में आती है, उसमें आप देखेंगे जो इकॉनमी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है 2 क्वार्टर्स तक लगातार, तब उसे बोला जाता है कि हाँ ये कंट्री अब रिसेशन में आ गई है। अभी अगर इसमें आप देखेंगे बेसिकली जो इसमें 22 जो बिज़नेस साइकिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। इसमें ह्यूज ड्रॉप और इन स्पेंडिंग एक्टिविटी, मतलब जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब उनके खर्चे जो है वो कम हो गए हैं। क्योंकि खर्चे कम होने का जो सबसे बड़ा अगर रीज़न आप देखेंगे तो वो क्या है, जब लोगों के पास पैसा आएगा नहीं तो वो खर्च करेंगे कहाँ से, कहाँ तक कोई इंसान अपनी सेविंग से पैसा खर्च करता चला जाएगा।
ज़्यादातर आप देखेंगे जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास के पास एक एक सोर्स होता है अर्निंग का, वहाँ से पैसा आता है और दूसरे जो जब पैसा आता है तब वो खर्च करता है। तो लेकिन जब ये पूरी जो साइकिल है वो जो ब्रेक हो गई है, लोगों का बिजनेस कोलैप्स कर गया है, लोगों की जॉब चली गई है, जिनकी जॉब थी उनकी जॉब में कई लोगों के सैलरी कम हो गई, तो बहुत सारी दूसरी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो रिसेशन आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2007 में हमें देखने को मिली थी। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो एक रिसेशन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन जो है डिप्रेशन में चेंज हो गया था। दोस्तों डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन आप देखेंगे, अभी तो मैं आपको आगे बताऊंगा डिप्रेशन के बारे में। रिसेशन जो है वो डिप्रेशन में चेंज हो गया था 1929। ये इसे बोला जाता है एक मेजर जो हमारी इकॉनमी जब कोलैप्स हुई थी, वर्ल्ड इकॉनमी, आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जब भी इकॉनमी श्रिंक करती है 5.2% तक, तब उसे आप देखेंगे ये मतलब एक्सपेक्टेड टू श्रिंक एट 5.2%। वर्ल्ड इकॉनमी जो है इसमें वर्ल्ड वॉर के बाद से ये पहली बार इतना भयंकर श्रिंक देखने को मिला है, इतना ज़्यादा कोलैप्स इकॉनमी में देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े देश हैं उनमें जो उनकी जो ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिला पर कैपिटा, मतलब पर इंसान की जो इनकम होती है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल पर कैपिटा। उनकी जो पर कैपिटा आउटपुट है वो सिमिलर है, वो सिमिलर है टू दैट हैपन ड्यूरिंग द करंट अकाउंट क्राइसिस इन 1872। ये क्राइसिस जो है इसे कंपेयर किया जा रहा है 1870 की जो क्राइसिस थी उससे कहीं ना कहीं। तो 1870 में दोस्तों और अब में बहुत एक आप समझ सकते हैं कि लगभग 1870 से 1970 और 1970 से 2070, तो अभी भी 200 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये एक ह्यूज मतलब डिप देखने को मिल रहा है इकॉनमी में। यूएसए, यूरोप, जापान जैसी इकॉनमीज़ जो हैं ये इनमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग यूएसए में 6.1%, यूरोप में 9.1% और जापान में 6.1% का जो इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये आप स्लो डाउन देखने को मिला है पैंडेमिक की वजह से। अभी जो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है वो मोर और ज़्यादा प्रोनाउंस देखने को मिलेगा कंट्रीज़ जो कि हैविली डिपेंड करती हैं, जैसे हमारा देश है ग्लोबल ट्रेड पे, टूरिज़्म पे, और जो हमारे कमोडिटी एक्सपोर्ट्स और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जो हम अपना क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं, और जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, आईटी सेक्टर वगैरह, सर्विसेज वगैरह, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से एक डिप देखने को मिलेगा। एमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जिन्हें आप EMDEs बोलते हैं, इन्हें बोला जा रहा है कि ये लगभग 2.5% की दर से श्रिंक करेंगी पहले के कंपेयर में। और पहले अगर आप देखें फर्स्ट 60 ईयर, अब पिछले 60 सालों में ये पहली बार इतना ह्यूज डिप देखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना पैंडेमिक की वजह से नुकसान देखने को मिल रहा है हमारी इकॉनमी में, वर्ल्ड इकॉनमी में। पर कैपिटा इनकम जो है वो बोला जा रहा है कि मान लीजिए क्या होता है पर कैपिटा इनकम, मैं अगर समझाऊँ आपको, मान लीजिए आपको 100 रुपये आपकी सैलरी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपकी सैलरी है। आपके घर में और लोग हैं जिनकी किसी की आपकी सिस्टर की 60 रुपीज़ सैलरी है, या फिर आपके कोई छोटा भाई है उसकी 50 रुपये सैलरी है। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे 50, 100, 150 और ये 210 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी जो निकल आएगी ये 70। तो ये हो गई पर कैपिटा सैलरी। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की जो पर कैपिटा सैलरी निकाली जाती है, तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम जो है वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 3.6% का। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब ह्यूज डिक्लाइन है दोस्तों ये। इस वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी मतलब गरीबी, दरिद्रता के तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। तो इसके बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट्स देखे जा सकते हैं, गरीबी, उसके बाद भुखमरी, उसके बाद न्यूट्रिशन और बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ हैं जिनको कि आने वाले टाइम में सरकार को अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तो एड्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई नज़र आएगी। इंडिया की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो इंडिया का जो जीडीपी है पहले क्वार्टर जो 2020 का था उसमें तो आप देखेंगे तो ये लगभग 40 साल के बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर बढ़ा है। 3.1% के आसपास की हमारी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली। अभी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो देखने वाली चीज़ होगी कि क्या होता है जब सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट जीडीपी जो है इसमें सेकेंड क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट करेगी लॉकडाउन की वजह से, और जो यहाँ की
जो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, आप देखेंगे जो लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पूरी ऑल टाइम लो पे थी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, कोई भी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, क्रूड ऑयल नहीं हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, सारी चीज़ें ठप पड़ी थी, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी को 100% कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक्सपेक्टेंसी लगाई जा सकती है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है इस साल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगभग 4.5% का देखने को मिलेगा। 4.5% से 12.5% और इन जीडीपी, तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज मतलब नुकसान हमें उठाना पड़ेगा इस पूरे पैंडमिक के। ये आप बोल सकते हैं जो पैंडमिक की वजह से हमारी जो लाइफ, डे टू डे लाइफ है, उसका कितना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा, इकॉनमी पे हमारी कितना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो दोस्तों ये था टोटल यूके के रिसेशन से। अगर आपको ये लेक्चर में ये यूके का रिसेशन के बारे में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इसे अपलोड करिए लाइक करके। तो उसके बाद यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कल का जो सबसे हाईलाइटेड न्यूज़ रही वो थी धोनी साहब की। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अब टेस्ट में तो पहले ही संन्यास ले चुके थे, अब ये वनडे और T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धोनी के जाने से टीम इंडिया में किस तरीके का खालीपन, किस तरीके का सूनापन हो जाएगा। इन्होंने जो हमारे देश के लिए, हमारे देश को दिया, वो इसे मतलब उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। कोई भी सारे ICC की जो ट्रॉफ़ी है, मेजर टूर्नामेंट्स, वो सारे जीते, वर्ल्ड के सारे फॉर्मेट्स पे इंडिया को टॉप लेवल पे पहुंचाया और इंडिया को हर वो चीज़ दी जो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकता था। तो दोस्तों ये धोनी के बारे में था। उसके बाद अगले इसमें जो इंडिपेंडेंस डे में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 74वीं इंडिपेंडेंस मतलब 74th इंडिपेंडेंस में जो हमारे देश में झंडा फहरा, उसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं वो है सबसे पहले कि जवान्स ने, जो हमारे देश के जो जवान हैं, उन्होंने बॉर्डर के जो चैलेंजेस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से फेस किया है। तो ये सबसे पहला इन्होंने जो चीज़ बोली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो मोदी जी ने बोला वो बोला कि PM जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इसको प्रॉपरली इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। सभी लोगों को हेल्थ ID कार्ड्स इशू करने की बात की गई है और सबको जो इसमें जो डॉक्टर और पेशेंट का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रॉपरली डेवलप करने की बात की जा रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो अगर अच्छी होंगी तभी, अगर अभी तो चलिए कोविड-19 चल रहा है, अभी इससे हमें पता चल गया कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है, कितना ज़्यादा मतलब आप सोच सकते हैं कमज़ोर है। अभी अगर फ्यूचर भगवान न करे कभी कोई किसी तरीके की दोबारा क्राइसिस आती है तो हम उसे कैसे फेस करेंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अभी से तैयार रहना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा केरला में निपाह वायरस जब फैला तो केरला ने अपने आप को इस लेवल पे एक अपना जो हेल्थ सिस्टम था उसको इम्प्रूव कर लिया था, जिससे कि वो अपना पूरा आने वाले टाइम में जब दूसरी बीमारियां जैसे अभी कोविड-19 आया उसको कहीं ना कहीं टैकल करने में काफ़ी अच्छी तरीके से वो कामयाब रहा है। साथ ही साथ ये थी हेल्थ के बाद बात बोलिए 5 करोड़ हमारे देश के जो 5 करोड़ सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं जो ₹1 की कीमत थे। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको ये ₹1 में जो सैनिटरी पैड अवेलेबल कराया गया, इससे कहीं ना कहीं वुमेन की हेल्थ को इंश्योर किया गया। वुमेन की हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलती हुई नज़र आएगी और वुमेन की हेल्थ पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर तो ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक जो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर डाला जाएगा और साथ ही साथ 6 लाख जो गांव हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो कि अगले 1000 दिन में ये काम किया जाएगा। उसके बाद फंड विथ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ इसमें जो है लगभग दिया जाएगा कंप्लीटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि अभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो अभी मतलब आप बोल सकते हैं पेंडिंग में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं ये जो अभी पेंडिंग में चल रही हैं इनके लिए 25,000 करोड़ का एक फंड एलोकेट किया गया, जिससे कि ये प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो दोस्तों अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़
मोदी जी की जो इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बारे में आपको पता चलेगा कि कितना क्या कुछ हमारे देश में इम्पोर्टेंट चल रहा है या क्या कुछ आगे इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट वगैरह में स्पीच आती है वो आप सुनते रहिए। उसके साथ ही साथ आप जो इकोनॉमिक सर्वे था, इकोनॉमिक सर्वे का एक समरी जो है वो आप उसका एक समरी डाउनलोड कर लीजिए और उसे लगभग 70-75 पेज की वो समरी है, उसे पढ़ जाइए। कम से कम 2 बार का आप अगर रीडिंग मार लेंगे उसे, तो जब बाय द टाइम आप प्रीलिम्स पे पहुंचेंगे, प्रीलिम्स का आप देंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे आपके लिए। तो इसके बाद देख लेते हैं अगली न्यूज़ में क्या बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है डेमोक्रेसी नीड्स एन इंटरनेट ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन दोस्तों होता है लोकपाल। लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल जो होता है वो बेसिकली सेंटर के लिए होता है और जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट लेवल के लिए होता है। तो डेमोक्रेसी हमारे जो आप देखेंगे लोकतंत्र में इंटरनेट के लिए, इंटरनेट की एक जो मतलब आप बोल सकते हैं एक सोवरेनिटी होनी चाहिए। मतलब जो लोगों की राइट्स हैं, डेटा की राइट्स हैं, जो डेटा प्रिवेसी है, डेटा प्रोटेक्शन है, वो सारी चीज़ें लोगों को इंश्योर होनी चाहिए। उनके डेटा को कहीं पे भी मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड पार्टी जो मिसयूज़ देखने को मिलता है और बहुत सारे जगह पे जो डेटा मिसयूज़ होता हुआ नज़र आता है, उसी सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे देर मस्ट बी गेट कीपर होना चाहिए जिससे कि बैलेंस किया जा सके जो कि इश्यूज़ हैं टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, प्रिवेसी से रिलेटेड। जो भी मतलब ऐसे जो हमारा डेटा है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे से इंटैक्ट प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो इंटरनेट को यूज़ करती हैं एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल, सर्विलांस की तरह। सर्विलांस मतलब लोगों पे नज़र रखने के लिए, कोई फ्रॉड कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, स्टोरेज के लिए, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल सर्विलांस एंड कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए तो गवर्नमेंट इनको यूज़ करती है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए जो डेटा है उसके लिए सरकार इतने ज़्यादा प्रभावी कदम नहीं उठाती हुई नज़र आती। इसी वजह से हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन की बहुत समय से मांग रही है। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, वैसे ही नेशनल डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी की भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में आप देखेंगे डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। आने वाले टाइम में डेटा जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर आप चीज़ देखिए, आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे सारी हेल्थ की चीज़ें हैं, हर चीज़ यू आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट को एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए ना। फ्रॉड्स देखिए आजकल पेटीएम पेमेंट के नाम पे कितने लोगों से एक चोरी कर ली जाती है, उनका पैसा पार कर दिया जाता है। बैंक से फ़ोन आने के नाम पे कितना लोगों से धोखाधड़ी करी जाती है। तो ये सारे जो हैं ये आप बोल सकते हैं दीज आर ऑल कॉन्स ऑफ इंटरनेट। तो यही सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है सिटीजन्स जो कि रिसीव करते हैं बहुत सारे अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन, जो आप बोल सकते हैं जिससे फेक न्यूज़, गलत न्यूज़। और इसमें कोई भी आप देखेंगे तो इसके पीछे कोई भी मतलब किसी को भी फेक न्यूज़ फैलाने के लिए प्रॉपर उसका जो इसका बेसिक चीज़ है जहाँ से ये न्यूज़ फैल रही है उसका रियल इमेज देखने को नहीं मिलता, कहाँ से एग्जैक्ट जनरेट हो रही है न्यूज़। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कई बार कियोस देखने को मिलता है। एक सोसाइटी में हमारे एक जो हारमोनी बनी हुई है उस हारमोनी को कहीं ना कहीं एक ब्रेक हो जाती है, कई बार दंगे हो जाते हैं कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होने से। जैसा कि अभी आपने देखा दिल्ली राइट्स हुए, उसके बाद कई बार ऐसे झगड़े जो आपसी कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं। इन सब की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज़ और देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज जो कि यूएस में आपको देखने को मिला, प्रेसिडेंट अल गोर। इसमें री ट्राइबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात कीजिए, कैबल्स एंड ककून्स के बारे में ये सब बोला गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेलिब्रेशंस आर फास्ट टर्निंग इनटू कंसल्टेशंस अमंग कंप्यूटर सिस्टम्स वेयर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी आर इल्यूजन्स। ट्रस्ट और सिक्योरिटी मतलब इल्यूजन्स का क्या है कि सिर्फ दिखावे के लिए ट्रस्ट और सिक्योरिटी की बात की जाती है, लेकिन कोई भी न ट्रस्ट है न सिक्योरिटी है। तो कैसे सरकारों को, सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस है। तो इंटरनेट के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। अभी इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इसको सिटीजन्स रिस्पॉन्डिंग टू न्यू ट्रायंगुलर इंटरप्ले बिटवीन डेटा प्रोटेक्शन, प्रिवेसी एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में इश्यूज़ रहे, जिसकी वजह से आपने देखा गवर्नमेंट ने अभी 59 जो हमारे देश में जो चाइनीज़ ऐप्स चल रही थी, टिकटॉक
कैम स्कैनर और बहुत सारी दूसरी ऐप्स, उन सबको बैन कर दिया ऑन ग्राउंड ऑफ ट्रांसग्रेसिंग इंडियन सिक्योरिटी। मतलब कि इतने समय से ये सारी ऐप्स चल रही थी, तब कभी भी डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं करी गई, उसको प्रॉपरली उससे क्या डेटा जो हमारा ब्रीच हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन जैसे ही गालवान में इशू हुआ, हमारी सरकार को तुरंत याद आ गया कि ये काम करना चाहिए। तो मैं, देखिए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि सरकार को जो भी चीज़ें कर रही है उससे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के हक में वो कदम उठाने चाहिए, ना कि किसी दूसरे, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, कि किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। सरकार को अपने डिस्क्रिशन पे डिसीजंस लेने चाहिए, जिससे कि हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता से कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। अब क्वेश्चन उठता है कि वेयर वर दे अलाउड इनटू इंडिया, कि सॉरी वाई वर दे अलाउड इन इंडिया। अब ये सारी ऐप्स को अलाउ ही क्यों किया गया इंडिया में? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी ऐप्स को, मान लीजिए अगर देश में एक किसी प्रॉपर चैनल से, किसी गेट से इंडिया के अंदर कोई आतंकवादी घुस के आ रहा है, तो आप उसकी प्रॉपर जांच करिए कि उसके पास बम है, ग्रेनेड है, बंदूक है या फिर दूसरी चीज़ें हैं। अगर आप जांच कर रहे हैं उसके बाद भी उसे पकड़ नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ योर फॉल्ट, कि सरकार की गलती है कि सरकार ने आखिर अलाउ ही क्यों किया इन ऐप्स को हमारे देश में काम करने के लिए। ना को प्रॉपर कोई सिक्योरिटी चेक किया गया, ना कोई प्राइवेसी ऑडिट किया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर करी जाती तो शायद ये सारी इतनी सारी ऐप्स चलती हुई नज़र ना आती। आप देखेंगे फेसबुक, अमेज़ॉन जैसी जो ऐप्स हैं, ये ग्लोबल ऐप्स हैं, ये अपने देश में ही डेटा माइनिंग के इनके ऊपर जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। डेटा माइनिंग की जो पॉलिसीज़ हैं इन पे फ्रॉड का लगाया जाता है कि इन्होंने फ्रॉड किया है। फेसबुक और ट्रंप का काफ़ी 36 का आंकड़ा चलता है, ट्विटर का ट्रंप से काफ़ी 36 का आंकड़ा चलता है। तो बहुत सारी जगहों पे ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो कंट्रोल एंड ऑल्सो डेटा लेफ्ट की बात की जा रही है। प्रिवेसी फ्रंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में बोला है कि प्रिवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो अगर प्रिवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करी गई है, तो सरकार को चाहिए कि हमारी प्रिवेसी को सिक्योर करे, हमारी फंडामेंटल राइट को इंश्योर करे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं दे आर एनफोर्सेबल्स इन कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। गवर्नमेंट हालांकि इंसिस्ट करती है एफिडेविट इन टॉप कोर्ट दैट इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी और डेटा प्रिवेसी कैन नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। मतलब इंफॉर्मेशनल या फिर डेटा, मतलब जैसे कुछ जो गुप्त इन्फॉर्मेशन होती, जैसे कोई टेररिस्ट है उसके बारे में कुछ लीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। लेकिन दूसरी जगहों पे जहाँ अप्लाई होती है वहाँ पे तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आधार एक्ट में इसका बहुत ही बड़े पैमाने पे एक ब्रीच देखने को मिला प्रिवेसी का। आरोग्य सेतु ऐप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिले, क्योंकि इसमें भी जो डेटा जो है, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, लोगों की हेल्थ के साथ क्या कुछ उनकी चीज़ें सेव करी जा रही हैं, क्या चीज़ बिना उनको बताए उनके डेटा को जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक किया जाएगा क्या। ये बहुत सारे जो इसमें इश्यूज़ हैं वो सारे इसमें देखने को मिले थे। और अगर आप देखें, गवर्नमेंट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कंट्रोल दैन प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट, अगर आप देखेंगे तो इसमें इस एडिटोरियल में डायरेक्टली बोला गया है, डायरेक्टली क्लेम किया गया है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ कंट्रोल पे ध्यान दे रही है, लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लोगों को एक जिस रास्ते में सरकार चाहती है, लोग सिर्फ वो चाहती है कि वो उसी रास्ते पे चले, बल्कि उनके जो डेटा प्रोटेक्शन उस पर ध्यान नहीं देती है। उनका कहाँ डेटा किन कंपनियों को बेचा जा रहा है, किन थर्ड पार्टी को बेचा जा रहा है, कोई उस बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग कंटिन्यूसली सफ़र करते हैं साइबर सिक्योरिटी इश्यूज से। CERT जो है एक रेगुलर इंसिडेंट है जो रिकॉर्ड करती है इंडिया का ह्यूज जो डेटा चोरी होता है फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा। तो ये सब जो थर्ड पार्टी ऐप्स को जो डेटा चोरी कर जो डेटा बेचा जाता है, इन सब से काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं, इंडियन बैंक्स की, इंडियन हेल्थ केयर वेबसाइट्स की, ये सब चोरी कर ली जाती हैं।
तब आपको नहीं समझ आती कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा पॉलिसी आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है, इज़ स्टिल नॉट अ स्टार्टर, मतलब अभी तक सरकार ने इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं है, कोई भी इनफैक्ट इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया गया है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट फर्म सेक्टर्स के और जो इलेक्शंस है ये सारे इनका जो एक तरीके से आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। प्राइवेट और डेटा एनालिटिक जो कंपनीज़ हैं इसमें आप देखेंगे ये डेटा को एक्सप्लॉइट करती हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के टाइम में, और इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कस्टमाइज़ करें पॉलिटिकल मैसेजिंग विच इज़ नॉट लीगल। मतलब लोगों से डेटा जो है आपने चोरी कर लिया, उसके बाद उस डेटा को आप यूज़ करके लोगों की एक आइडियोलॉजी, जब आप लोग को पता चल गई, मान लीजिए ये बंदा किसी पर्टिकुलर पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उस बंदे को आपने कैसे, अपने जो डेटा आपने चोरी किया है उस हिसाब से आप उसको कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, उसके हिसाब से कैसे अपनी पार्टी में लाने के लिए उसके लिए एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो ये सब होती है दोस्तों डेटा माइनिंग। इस डेटा माइनिंग से लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने की, कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस करने की जो चाल होती है वो कहीं ना कहीं नज़र आती, जो कि पूरी तरीके इल्लीगल है। उसके बाद इट इज़ अनलॉफुल टू इंडल्ज इन अनऑथराइज डेटा माइनिंग एंड कलेक्ट, जो कि कलेक्ट की जाती है इंडस्ट्रीज़ को द्वारा। मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट जो कि आई ओमिडियार नेटवर्क इंडिया और मॉनिटर डियोलाइट, ये सारी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा, इसमें जो डेटा है वो रूटीनली शेयर किया जाता है। पर्सनल डेटा जो लोगों का होता है उनको शेयर किया जाता है थर्ड पार्टीज़ के साथ में, जिससे कि आप देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती हुई नज़र आती हैं। इसमें आप देखेंगे जो डेडिकेटेड आईटी सेल कैरी होती हैं, इसमें डिजिटल फॉर्म ऑफ वॉरफेयर विद प्रोपोगेंडा, ईआईआर एंड फेक न्यूज़, ये सब फैलाई जाती हैं, पावरफुल वेपन्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इन सारी चीज़ों से जो इलेक्शन प्रोसेस होती है, जो दूसरे सरकार की जो बेसिकली जहां सरकार की जो मतलब स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको जो अच्छी स्कीम्स है जो नहीं लोगों तक ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाती हैं, वो सारी चीज़ें इन फेक न्यूज़ और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो आप सोचिए कि डेटा माइनिंग करके लोग कितना ज़्यादा एक समाज के अंदर नफ़रत की भावना पैदा कर सकते हैं। आप देखेंगे फेक जो व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, फेक जो ट्विटर ट्वीट्स होती हैं, जो फेक ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब डेमोक्रेसी के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर सकती हैं। और जो ग्रुप ऑफ मेंटालिटी जो है, जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली रॉयट्स में बहुत एक इश्यूज़ देखने को मिले कि किसी एक पर्टिकुलर नेता की वजह से एक बहुत बड़ा दंगा देखने को मिला, लेकिन उसका नाम भी नहीं लिया गया। या फिर किसी एक पर्टिकुलर जो एक लड़का था, उसने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बंदूक के सामने अपना सर रख दिया, तो बहुत सारी बंदूक लगा दी उसने और उसको मारने की धमकी दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उसके बाद कोविड-19 के जो डेटा से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो WHO बोल रही है कि वेजिटेरियंस जो हैं वो कोविड-19 से इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक गेट कीपर रखें। गेट कीपर का मतलब आप गेट कीपर मत समझिएगा, गेट कीपर का मतलब एक प्रॉपर जो सिस्टम हो, नेशनल डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हो, जिससे कि इन सारी चीज़ों पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके, ना कि सर्विलांस किया जा सके। रेगुलेट मतलब अगर मैं आपको बताऊं, रेगुलेट मतलब होता है किसी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना। किसी चीज़ को मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको अलाउ कर दीजिए आप जाने के लिए, अगर नहीं ज़रूरी तो उसको आप वापस घर भेज दीजिए। लेकिन सर्विलांस का मतलब गेट बंद तो गेट बंद, कोई पार नहीं जा सकता। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है उसमें, तो मैनिपुलेट करके आपको चलना ही पड़ेगा। इतने बड़े देश में 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आप सारी चीज़ें पे सर्विलांस नहीं कर सकते, हर किसी पे नज़र नहीं रख सकते। इसलिए आपको प्रॉपरली जो हमारी इंटरनल जो थ्रेट्स है उसके लिए या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए इसको प्रॉपरली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अभी जो नेशनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये पार्लियामेंट में अभी उस तरीके से आया ही नहीं है जिस तरीके से इसको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आना चाहिए। सेक्शन जो 35 है ये प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि वो अनफेटर्ड TRO जो है एक्सेस टू पर्सनल डेटा निगेट्स
3 टेस्ट ऑफ लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया इन जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। यहाँ पे वही प्रिवेसी की बात की जा रही, कैसे हमारे प्रिवेसी को इंश्योर किया जाए। और जो ओनली एन इंटरनेट ओम्बड्समैन के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में आइडिया रखिएगा। GIDUIT, जहाँ पे एक्सपर्ट्स ऑन साइबर एंड इंटरनेट लॉज के द्वारा IT, डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा सिक्योरिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ को कॉन्शियसली इन्वॉल्व करके इनके सारे जो एमिनेंट सेक्शंस जो हैं, सारे जो सिविल सोसाइटी के, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करके एक इफ़ेक्टिव एंटीडोट, मतलब जैसे कोई सांप काट लेता है तो उस सांप के काटने के बाद एंटी वेनम से कैसे बचा जाता है, तो वैसे ही इंटरनेट को बोला जा रहा है कि ये वेनम है और इससे कैसे बचा जाए, इसके जो दुष्परिणाम है उनसे कैसे बचा जाए। तो उसी के लिए प्रॉपर एंटीडोट बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। मैं 2 दिन से अभी जो मेरी जो प्रीलियम शॉर्ट न्यूज़ वाला लेक्चर आता है वो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, कल से मैं रेगुलरली डालूँगा। तो आई होप प्लीज़ यू कैन एडजस्ट विद मी। तो थोड़ा सा बिज़ी था, घर पे कुछ काम थे दोस्तों, इसलिए नहीं बना पाया। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे जाके आप अपने इश्यूज़, अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपको मेरे इस लेक्चर की फ्री में स्लाइड चाहिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा। तो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।